हमने आपको कई बार बताया, जैसा कि शीर्षक भी है इसका, कथा प्रवाह। कथा प्रवाह का मतलब ही यही होता है कि एक ही कहानी में कई कहानियाँ मिली हुई हैं। पंचतंत्र के रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा के लड़कों को पढ़ाने के लिए इसकी रचना किया था और उनका मन कहीं इधर उधर न भटके एक बार लगने के बाद, तो उन्होंने उसी कहानियों में कहानी जोड़ करके तरह तरह की एक ही कहानी में 20 तरह की कहानियाँ सुनाया और जिसके 5 भाग उन्होंने कर दिए। इसी 5 भाग के नाते इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। और पंचतंत्र भारत की एक अनोखी कहानी कृति है। इसका कई भाषा में अनुवाद हुआ है, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसे एक विस्तृत नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसे बच्चों को नीति और सूझबूझ का ज्ञान कराने वाली एक सरल कृति के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबिल के बाद अगर संसार में सर्वाधिक भाषाओं में किसी का अनुवाद हुआ है तो वह इसी परम पंचतंत्र पुस्तक का ही। बाइबिल के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बाइबिल के बाद विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित कोई पुस्तक है तो वह पंचतंत्र ही है। और इसे जंगली जीव जंतुओं को आधार बना करके लिखा गया है, क्योंकि हमने बताया कि राजकुमारों को सुनाई गई यह कहानी है, इसलिए उन्हें वही वस्तुएं परोसी गई हैं जिनसे उनका परिचय है। तो आप लोग इसे सुनते रहिए, आनंद लीजिए और मैं स्वाभाविक तौर पर एक एक पाठ इसका सुनाने की कोशिश करूंगा आपको। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। किसी जंगल में एक पुराने बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे बगुले रहते थे। उस वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुले के बच्चों को खा जाता था। इसी दुख के मारे एक बगुला तालाब के किनारे बैठा रो रहा था। उसे रोते देखकर एक केकड़े ने पूछा, मित्र क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो बगुले ने कहा, मित्र क्या बताऊं, मेरे बच्चों को वृक्ष के नीचे रहने वाला सांप आकर खा जाता है। उससे बचने का कोई उपाय यदि हो तो हमें बताओ। केकड़े ने सोचा, यह बगुला हमारी जाति का दुश्मन है, इसलिए इसको ऐसा उपाय बताऊं कि अभी परिवार सहित नष्ट हो जाए। यही सोचकर केकड़े ने उस बगुले से कहा, देखो मित्र, तुम मछली के मांस के टुकड़े सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक रखाओ। बस उधर नेवला निकलेगा और आते ही सांप को मार देगा। बस तुम्हारा शत्रु अपने आप मर जाएगा। बगुले ने जरा सा भी विचार नहीं किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है और यह हमारे लिए कितनी सहायक होगी। और बगुला केकड़े की बात सुनकर खुशी खुशी घर लौटा। उसने आते ही वही किया जो केकड़े ने बताया था। उसने मछलियों को तालाब से पकड़ा और मछलियों को बारी बारी से ले आकर के एक कतार में बंद करते हुए, यानी एक लाइन बनाते हुए उसको रखता चला गया और ले आकर के सांप की जड़ तक उसे रख दिया। नेवला अपनी बिल से निकला, मछलियों को खाते खाते वो सांप के पास पहुंचा। वृक्ष के पास पहुंचा कहने का मतलब, और जब उसने देखा कि बिल में एक सांप है वृक्ष की जड़ में, तो उसने सांप से लड़ाई की और सांप को मार दिया। स्वाभाविक है, नेवला सर्प की जन्मजात दुश्मनी है। सांप को देखते ही नेवला उस पर आक्रमण कर देता है और दोनों लड़ जाते हैं और ज़्यादातर स्थिति में सांप ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार नेवले ने सांप को तो मार दिया। तो इसका उदाहरण देते हुए आगे कहा कटरक ने समझाते हुए
कि इस प्रकार पाप बुद्धि ने चोरी की बात तो सोच ली थी मित्र, उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब जो उस सभा का पंच था उसने धर्म बुद्धि को समझाते हुए कहा कि जहाँ पर वजनी लोहे के तराजू को भी चूहे खा सकते हैं, वहाँ यदि चालाक बाज बालक को ले जाए तो संदेह क्या है इसमें। तो सबको यह हुआ कि भाई पंच यानी सरपंच जी क्या कहना चाहते हैं। तो सब लोगों ने एक स्वर से कहा, वह कैसे। सरपंच ने कहा कि लो यह भी कहानी सुन लो। किसी नगर में जीर्णधर नाम का एक बनिया रहता था। किसी कारणवश उसे कारोबार में घाटा हो गया तो वह दुखी होकर परदेश जाने की बात सोचने लगा। बाहर जाने के लिए भी धन की ज़रूरत थी। उसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों की तराजू एक साहूकार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए उधार ले लिए। कुछ समय के बाद जब वह परदेश से धन कमा कर लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी तराजू वापस लेना चाहा। वह उस साहूकार के पास पहुंचा और अपनी तराजू वापस मांगी। साहूकार बोला, भाई इस तराजू को तो चूहे खा गए। यानी आपने जो तराजू हमारे यहाँ रखा था अब तो नहीं है। पूछा क्या हुआ? बोला कि चूहे खा गए। कल्पना करिए कि लोहे की तराजू को चूहे खा गए। जीर्णधर यानी जो बनिया था उसने बड़े धैर्यपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं जरा नदी पर नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने लड़के को नहाने के सामान के साथ मेरे साथ भेज दो। उस साहूकार ने झट से अपने बेटे को बुलाकर उसे नहाने का सामान नदी पर ले जाने के लिए कहा। साहूकार का बेटा सामान लेकर नदी पर चला गया। उस व्यक्ति ने नदी में नहाकर साहूकार के लड़के को एक गुफा में बंद कर दिया और द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। जब वह लौटा तो उसने पूछा, अरे भाई मेरा लड़का कहाँ है? तो उसने कहा कि अरे उसे तो नदी के तट से बाज उठा कर ले गया। साहूकार चीखता हुआ बोला, झूठे कहीं के, बाज भी बालक को ले जा सकता है? तू मेरा पुत्र मुझे लाकर दे, नहीं तो मैं जाकर राजा से कहूँगा। तब जीर्णधर तुरंत बोला, जब चूहे तराजू खा सकते हैं तो लड़के को भी बाज उठा कर ले जा सकता है। इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास पहुँचे। साहूकार ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज इस व्यक्ति ने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। पूरी बात सुनकर राजा ने जीर्णधर से कहा, अरे भाई तुम इसका बेटा वापस दे दो। जीर्णधर ने कहा, महाराज यह मेरे बस की बात नहीं है। उसे तो देखते देखते नदी के तट पर से ही बाज उठा ले गया। राजा ने कहा, यह झूठ है, भला कभी बाज बालक को उठा सकता है? तब जीर्णधर बोला, महाराज जब एक लोहे की भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को भी बाज ले जा सकता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? तब जीर्णधर ने सारी कहानी राजा को सुना दी। तब राजा ने उन दोनों से कहा, भाई तुम्हारा झगड़ा तो कुछ नहीं, अब तुम उसका तराजू वापस दे दो, वह तुम्हारा पुत्र वापस दे देगा। न तराजू को चूहे खाते हैं न ही लड़के को बाज उठाते हैं। और इस प्रकार यह कहानी दमनक को कटरक ने सुनाया। आदरणीय दर्शकों, और यहीं कहानी का यह अंश समाप्त हो जाता है। अगले किसी भाग में कहानी का अगला हिस्सा आपको पुनः सुनाएंगे। धन्यवाद।